थर्ड बैच के आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट क्लास है सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग जीरो टू हीरो। जो मैंने इसमें लिख रखा है स्लाइड में, एक बार सभी इसको लिख के पेन कॉपी में और मुझे मैसेज कर दीजिए। यस लिख देना, सभी इसको लिख के यस लिख देना। भाई स्क्रीनशॉट लेके यस मत लिखो, लिख के यस करना है। भाई बहुत हाई लेवल की स्ट्रेटजी आप सीखने वाले हो। ये नहीं लिखना मार्केट यात्रा स्टॉक मार्केट कोर्स, ये नहीं लिखना। जो चीजें हिंदी में लिखी हुई है उसको लिखिए और इसको रिवाइज करना है। क्लास के बाद आपको जितनी भी मैंने चीजें क्लास में सिखाई है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किए बगैर कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन मानिए भाई, आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी भाई, ठीक है। आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 2-3 साल का वेट करना पड़ता है, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, घर से किराया देना पड़ता है। कोर्स करते हो या फिर एमटेक करते हो, बीटेक करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए, आप 6 महीने एक बार इसको दे दीजिए जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सब कुछ क्लियर होने वाला है भाई, हाई लेवल की आप स्ट्रेटेजी सीखने वाले हो। ये सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग जीरो टू हीरो नहीं लिखना है, ये लिखना जो हिंदी में लिखी हुई है ना ये लाइनें, ये लिखनी है आपको। ये नहीं लिखना, ये जो हिंदी में लिखी हुई ये लाइनें लिखनी है। चलिए भाई, देखिए यहाँ हम जो शेयर मार्केट होती है ना भाई, उसके अंदर 98%, 100% में से 98% लोग लॉस करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ लिखकर मत भेजिए, ये चीजें अपनी पेन कॉपी में लिखनी है यार, मेरे पास क्यों भेज रहे हो लिख के। सो मेरा मैसेज इंग्लिश में आएगा बट उच्चारण हिंदी में होगा। हाँ भाई ऐसे भेज सकते हो जैसे आपने भेजा है। 100% में से 98% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, केवल 2% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। उन 2% लोग को क्या बोलते हैं, जिनको हम FIIs, DIIs, FPIs बोलते हैं, या बिग बुल कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई हमें केवल इन 2% लोगों के अंदर आना है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 98% लोगों से निकल के हमको इन 2% लोगों के साथ मिलना है। और ये 2% लोग कौन है भाई, ये गिने चुने लोग हैं। FIDIs, FPIs, बिग बुल ऑपरेटर वगैरह कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जब क्लास में बोल रहा हूं तो आप मैसेज मत कीजिए, ठीक है। हाँ जी संतोष भाई, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ। क्लास में जब मैं बोल रहा हूँ मैसेज नहीं करने हैं, क्लास के ऊपर ध्यान देना है, एडवांस के क्वेश्चन नहीं करने, जो सिखाया जा रहा है वही सीखिए। अब ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट होगा कि FIDIs कौन होते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड में आपकी सारी चीजें कवर होने वाली है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चन मत करना, जो ये चीजें आपके सामने, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं आगे जाके एक्सप्लेन होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। अगर कोई चीजें एक्सप्लेन होने से बच जाती है तो क्लास के लास्ट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई हमें केवल 2% समझदार लोगों के अंदर आना है। तो आगे हम क्या सीखेंगे, पहले हम रिटेल ट्रेडिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि आप अभी आपको मैं हम जो यूट्यूब पे वगैरह पे देखते हैं, नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो नए नए शेयर मार्केट के अंदर आते हैं। उसके बाद हम प्रो ट्रेडिंग सीखेंगे, जो आप यूट्यूब पर सीखते हो, ठीक है।
उसके बाद आप एडवांस ट्रेडिंग सीखोगे, जो कि आप किसी का कोर्स लेते हो, किसी का भी, आपने आज तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोर्स लिया होगा। मेरी उम्र जो है वो 26 साल की है, 26 है, 26.5 27 लगा लो आप, 27 का हो जाऊंगा 2-3 महीने बाद। तो मेरे ख्याल से मुझसे तकरीबन 98% लोग यहाँ पे मेरी उम्र में बड़े होंगे, मुझसे उम्र में बड़े होंगे, ठीक है। तो आपने अब तक बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स भी लिए होंगे कहीं ना कहीं से, वो केवल एडवांस सिखाते हैं। उसके बाद हम वेरी एडवांस जाने वाले हैं। जो ये वेरी एडवांस है भाई, आपके चक्षु खोल देगी, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसी स्ट्रेटेजी आप सीखने वाले हो, आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि शेयर मार्केट मूव कैसे कर रही है, ठीक है। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। भाई आप इसको बना सकते हो और इसको बना के मैसेज कर सकते हो। सेकंड स्लाइड है आपकी ये, जैसे मैंने बनाया, मोटा मोटा आप बना के मैसेज कर सकते हो। बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ऐसे ऐसे ये चीजें आप नॉर्मली बना सकते हो, ताकि आप जब कोर्स क्लास के बाद प्रैक्टिस करो तो आपको सारी चीजें याद रहे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं भाई। जिसने आज तक शेयर मार्केट का पता ही नहीं है, 2 दिन हुए शेयर मार्केट में आए हुए, वो भी प्रो ट्रेडर एडवांस लेवल की स्टडी सीखने वाला है। आपका कोर्स 20 से 22 दिन तक चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने आप को म्यूट कर देता हूँ, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो और आप ये सारी चीजें आराम से बना सको, लिख सको। रितेश जी, पावर पॉइंट नहीं है, मैकबुक का कोई की नोट का एप्लीकेशन है। सभी को क्लियर दिख रही होगी ना ये किसी को कोई डाउट है? क्लियर तो दिख रही है ना, साफ साफ। भाई क्लियर नहीं दिख रही है क्या आपको? एक बार रिप्लाई दीजिए। अरे नहीं, ये नहीं देखनी है आपको भाई, ये नहीं देखनी है। ये मोटा मोटा देखना, जैसे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, ये चीजें, ये वर्ड नहीं देखने हैं आपको, ये नहीं देखनी, ये छोटे छोटे नहीं देखने हैं। जैसे आपको फ्रंट पेज दिख रहा है, बस वही मोटी मोटी चीजें देखनी है। जब आप इसको नोट कर लो तो मुझे मैसेज कर देना यस का, फिर मैं शुरू करता हूँ आपको बारीकी से समझाना। ओके, देखिए भाई चलते हैं शुरू का। जो हमारी क्लास जहां से शुरू होती है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। पहली 2 से 3 क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक सी होने वाली है, जो आपने शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने सुनी भी होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। शुरुआत में हम बेसिक स्ट्रेटेजी सीखेंगे, वो इसलिए ताकि वो जब हम एडवांस लेवल की स्टडी सीखे तो आप उनको उनके साथ मिक्स कर सको और आपकी ना मतलब स्किल डेवलप हो सके, और आपको ना जो एडवांस लेवल की जो स्ट्रेटजी है वो आसान लगना शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? भाई शेयर बाजार क्या है? देखिए शेयर बाजार क्या होता है, कोई भी एक कंपनी होती है, जैसे आज के टाइम पे आज किस कंपनी की लिस्टेड, कौन सी कंपनी लिस्ट हुई है? LIC, ठीक है, LIC कंपनी लिस्ट हुई है। ऐसे ही मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जो XYZ, कुछ भी लगा लीजिए, XYZ कोई भी कंपनी है, अभी तक वो शेयर मार्केट के अंदर नहीं है, लेकिन वो अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ मेंटेन रखती है, GST भी पे करती है और अच्छा खासा 1-2 हजार करोड़ का उसका बिजनेस भी है कंपनी का, लेकिन वो शेयर मार्केट में नहीं है अभी। तो शेयर मार्केट क्या है? जो कंपनी XYZ, जो भी कंपनी जो अभी तक शेयर मार्केट में नहीं है, वो क्या करती है, उसको
अगर अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, अपना व्यापार बढ़ाना होता है, तो वो क्या करेगी, वो सेबी के पास आएगी, सेबी को अप्लाई करेगी। वो चाहती है कि मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं अपने बिजनेस को भी बढ़ा लूं और मेरे को कहीं से लोन भी ना लेना पड़े, यानी कि फंड भी मेरे पास आ जाए और मेरे को कहीं से लोन भी ना उठाना पड़े। मेरे को ऐसे फंड की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, वो स्टॉक मार्केट में सेबी के पास आती है और सेबी को बोलती है कि मैं अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी है जो मैं बेचना चाहती हूँ, मतलब मैं लोगों के अंदर शेयर के रूप में बांटना बांटना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बदले में लोग उसको पैसे दे देते हैं और उस पैसे को कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस के विस्तार में लगाती है। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, शेयर का प्राइस उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सब्जी मंडी होती है, आप जो सब्जी मंडी में दुकानदार होते हैं 100 रुपए के भाव में आलू खरीद के लाएंगे और 120 के भाव में ग्राहक को बेच देंगे। वहां पे क्या होता है, सब्जी का लेन देन होता है। ठीक है, जैसे अनाज मंडी मंडी होती है, वहां पे क्या होता है, अनाज का लेन देन होता है। लेकिन शेयर मार्केट भी एक मंडी ही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनियों के शेयर का लेन देन होता है। जिस कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्ट होकर आपको अपनी हिस्सेदारी दी है, यानी कि शेयर दिए हैं, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दी है, उसके बदले में आपने कंपनी को पैसे दिए हैं, तो कंपनी उसके बदले में आपको शेयर दे रही है। और तो शेयर देने के बाद उन शेयर का जो लेन देन होता है, कोई बेचने वाला होता है, कोई खरीदने वाला होता है, उसको बोलते हैं एक सिंपल सी भाषा में शेयर मार्केट। भाई सबका क्लियर है व्हाट इज शेयर मार्केट? ओके, अब आती है बात भाई व्हाट इज डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट क्या? भाई डीमेट अकाउंट है, आपने किसी कंपनी ने आपको हिस्सेदारी तो दे दी है, आपने उसके शेयर लेने के आप इच्छुक भी हो, लेकिन वो शेयर आप लोगे कहां से? उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो सभी के पास ऑलरेडी होगा। किसी के पास एंजल ब्रोकिंग का है, किसी के पास जीरोधा का है, किसी के पास 5 पैसा है, किसी के पास स्टॉक कार्ड है, किसी के पास शेर खान है, किसी के पास अप स्टॉक है। बहुत सारी कंपनी है जिनके आप डीमेट अकाउंट उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट का क्या सीन होता है? ठीक है, जैसे आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, तो बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है, उस बैंक के अकाउंट में आपका क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक डीमेट अकाउंट होता है जिसके अंदर पैसों का और शेयर का लेन देन होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस सीरीज में दिखाया गया है डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो आपके दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट। ठीक है, राजेंद्र जी मेरे को पता है आप सब कुछ, आपको ये सारी बेसिक चीजें आती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी को आती होगी, तो मेरे को एक बार शुरू से बताने दीजिए। अगर ये बेसिक पता नहीं लगेगा तो आप एडवांस सीधा टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखा दो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? तो कोई भी एडवांस का क्वेश्चन ना करे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। तो भाई डीमेट अकाउंट क्या होता है? जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो किसी भी कंपनी के थ्रू, तो आपके दो अकाउंट एक साथ ओपन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। तो बीच में ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम होता है भाई? बैंक अकाउंट से जो आप फंड ट्रांसफर करोगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको शेयर का लेन देन करना होगा, तो जो आप इंट्राडे करते हो, एफएनओ करते हो, वो सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ही हैंडल होता है। लेकिन जो आप इक्विटी के शेयर खरीदते हो वो आप खरीद तो ट्रेडिंग अकाउंट से लेते हो, लेकिन वो 2 दिन के बाद T+2 डेज के बाद सेटलमेंट होके कहां पे चले जाते हैं? वो चले जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, जो डिलीवरी आप शेयर की उठाते हो, बैंक अकाउंट से पैसे निकल के ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर खरीदते हो और जिस शेयर को आप होल्ड कर लेते हो वो शेयर आपका डीमेट अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो, तो वो खाली ट्रेडिंग अकाउंट से ही लेन देन होता है। ठीक है, जब आप शेयर को बेचते हो तो डीमेट अकाउंट से निकलकर आपके शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आपके शेयर बिक जाते हैं, और बिकने के बाद जो फंड होता है उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है भाई? यहां तक डीमेट अकाउंट भी क्लियर है आपका? ओके,
अभी भाई इसको बना लीजिए, ये थर्ड स्लाइड है आपकी। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं ए से शुरू करूंगा, जेड पे खत्म करूंगा। आपको शेयर मार्केट का ए टू जेड पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप आपके हाथ में है, आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा होगा। इसको लिख के इसको बना के मुझे मैसेज कर देना। भाई बाइंग और शॉर्ट सेलिंग के साथ व्हाट इज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर आप कोशिश करो तो ये चीजें भी बना लीजिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जूम भी कर सकता हूँ मैं इसको, इससे ज्यादा जूम तो नहीं होगी। अगर जूम करता हूँ तो मैं आपकी चैट, हाँ देख पा रहा हूँ चैट। भाई बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल बेसिक से नहीं सीखा है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ और इतना एडवांस तक लेके जाऊंगा भाई, आप सोच भी नहीं सकते हो इन क्लास को देख के। भाई सभी को दिख रही है थर्ड स्लाइड? हाँ भाई कर तो सकते हैं, लेकिन क्या बताऊं अभी इन लोगों को। अच्छा आप कर सकते हो ना जो, तो ठीक है भाई। अंकुश जी क्या करूं उन लोगों का भाई, लिंक ही नहीं मिला बताओ, ये बोल रहे हैं। तो भाई लिंक इन 424 लोगों को कैसे लिंक मिल गया, उनको नहीं मिला। इनको कैसे लिंक मिल गया भाई जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली? कुछ नहीं कर सकता भाई उन लोगों का। थैंक यू प्रियंक भाई। चलिए भाई शुरू करते हैं। व्हाट इज बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग? देखिए जब तक आपको इन बेसिक का नहीं पता होगा, आप एडवांस नहीं सीख सकते हो, ठीक है। जब तक आपको बेसिक का पता नहीं होगा आप एडवांस, अब एक बात बताओ, शुरू से ही होना चाहिए ना सब कुछ। चलिए भाई, व्हाट इज बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग? शेयर बाय करना तो सभी को पता है, आपने बाय किया 10 रुपए पे बाय किया शेयर को, और 20 रुपए पे, 5 रुपए, 15 रुपए पे, 12 रुपए पे जब भी आपको प्रॉफिट होता है तब आप उसको बेच सकते हो, है ना। बाय का तो सभी को पता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग भी होती है भाई। शेयर को आप खरीदने से पहले बेच भी सकते हो, उसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, लेकिन वो आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, ठीक है। ब्रोकर जो आप, जिस ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है, उसके पास बहुत सारे शेयर पड़े होते हैं एडवांस में, वो आपको शेयर बेच दे, आप उससे आप सीधा शेयर को बेच भी सकते हो, आपको उसकी डिलीवरी बाद में उठानी पड़ती है, ठीक है। तो बाइंग का तो सभी को पता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जैसे कि कोई भी शेयर 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि भाई ये गिर के 15 रुपए पे जाएगा, तो आपने क्या किया, उसको शॉर्ट सेल मार दिया उस शेयर को 20 रुपए पे। तो जब वो 15 पे जाता है तो आप उसको खरीद सकते हो, तो जो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा वो आपके पास प्रॉफिट आएगा, शेयर नहीं आएंगे आपके पास। शेयर जो आपका ब्रोकर है उसके पास ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं गिरा और ऊपर भाग गया तो आपको वो महंगे भाव में भी खरीदने पड़ सकते हैं, फिर आपको वो खरीदने पड़ेंगे या फिर आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये होता है भाई शॉर्ट सेलिंग। भाई किस किस को पता है शॉर्ट सेलिंग के बारे में?
शॉर्ट सेलिंग अगर आपको होल्ड करनी है तो किसी भी स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट करना होगा। नहीं, कैश में आप किसी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट सेल होल्ड करनी है तो फ्यूचर्स को आपको शॉर्ट सेल मारना होगा, ना कि इक्विटी को। इक्विटी को आप शॉर्ट सेल मारोगे तो केवल इंट्राडे के लिए ही मार सकते हो। जैसे रिलायंस का भाव 2200 रुपए चल रहा है, आपको लगता है आज ये 2100 पे जाएगा या फिर 2200 से नीचे जाएगा, तो आप 2200 के भाव पर आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, आप उसको 2200 के भाव पर बेच सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये मेरे एक फ्रेंड का डीमेट अकाउंट है। हाँ, शॉर्ट सेल सेम डे होती है। देखिए पीएनबी का शेयर है, आप इसको बाय कर सकते हो भाई। जितने आप बाय करोगे उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, बस बात खत्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बाय कर लीजिए, आपके पास डिलीवरी यानी कि डीमेट अकाउंट में स्टॉक चले जाते हैं। लेकिन आप इसको शॉर्ट सेल भी मार सकते हो भाई। अब पीएनबी कहाँ पे चल रहा है? 29 रुपए 95 पैसे पे। आपको लगता है ये तो 28 रुपए पे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, सेल कर दोगे। सेल है ना, यहाँ पे सेल कर दोगे। ये केवल इंट्राडे में ही होगा भाई, लॉन्ग टर्म पे नहीं होगा। तो आपने क्या किया, जैसे 1000 शेयर आपने शॉर्ट सेल मार दी 29 रुपए 95 पैसे पे। जितना ये स्टॉक नीचे जाएगा, मान लीजिए आज ही 28 रुपए पे आ गया, तो 28 के भाव में आप इसको खरीद लीजिए। आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब आप इसको खरीदेंगे तो आपके पास शेयर नहीं आएंगे, केवल प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर ब्रोकर के पास ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो ये आप इंट्राडे में ही कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको होल्ड करना है पीएनबी, आपको लगता है कि इस महीने पूरे महीने में गिर सकता है, तो आपको पीएनबी का फ्यूचर, पीयूएनबी, पीएनबी फुट आपने सुना होगा, आपको इसको शॉर्ट सेल मारना होगा। लेकिन ये आपको लोट में मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि शॉर्ट सेलिंग भी होती है। ठीक है, स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग भी होती है, लेकिन इंट्राडे में ही होती है। किसी भी शेयर को अगर आपको लगता है कि गिरेगा तो आप उसको शॉर्ट सेल मार दीजिए, और जब वो गिर जाता है तो आप उसको बाय कर लीजिए सस्ते भाव में। हाँ, सेलिंग में ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है क्योंकि ये रिस्की होता है, आपको शेयर खरीदने भी पड़ेंगे अगर आप गलत चले गए तो। चलो मैं किसी को समझा नहीं रोहित भाई? ठीक है भाई, शॉर्ट सेलिंग और बाइंग क्लियर है सभी की? अभी आती है बात भाई, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? ठीक है, चलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस, पहले फंडामेंटली एनालिसिस को ले लेते हैं। किसी भी कंपनी का जब आप स्टॉक बाय करने जाते हो तो आपको उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। ठीक है भाई, सुन लीजिए, ब्राउ ये कुछ चीजें वैसे लिखी हुई है, इन पे ध्यान मत दीजिए। आपको शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट बाइंग का पता होना चाहिए। हाँ, कर सकते हो संतोष भाई। शॉर्ट सेलिंग होती है भाई, किसी भी स्टॉक को, मान लीजिए पीएनबी का शेयर 30 रुपए पे चल रहा है, आपको लगता है कि आज वो 28 रुपए पर गिर जाएगा, नीचे जाएगा, तो पीएनबी के शेयर को आप सेल कर दीजिए 30 रुपए पे, और जब वो 28 रुपए पर चला जाए तो आप उसको खरीद लीजिए। 2 रुपए आपको प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, ये होता है शॉर्ट सेलिंग। इसमें ज्यादा पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर आप गलत चले गए तो आपको वो शेयर खरीदना भी पड़ सकता है। अगर आपने 30 रुपए पे पीएनबी को शॉर्ट सेल मार दिया, लेकिन वो 35 रुपए हो गया भाई, तो उसको खरीदेगा कौन? आपके पास अगर पैसे होंगे तभी तो खरीदोगे, इसलिए आपके पास पैसे होना जरूरी है, इसलिए ज्यादा मार्जिन लगता है। ये नहीं पता ना शेयर कितना ऊपर चढ़ सकता है। हाँ, प्रीमियम उसमें इसलिए ज्यादा लगता है। सेम डे अगर आप बाय नहीं करोगे तो वो अपने आप बाय हो जाएंगे भाई, वो अपने आप ही बाय हो जाएंगे। 3 बजे के आसपास आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। भाई लॉस भी होता है शॉर्ट सेलिंग में, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो
एक्चुअल में नहीं लगती है भाई। व्हाट इज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। पहले फंडामेंटल एनालिसिस को ले लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या क्या एनालाइज करना होता है। सबसे पहले जैसे कंपनी की बैलेंस शीट देख ली, भाई बेटर कौन सा है उसके ऊपर बात नहीं चल रही है। आपको बस ये समझना है बाय क्या होता है, शॉर्ट सेल क्या होता है, बेटर है अनबेटर है, वो आपको खुद ही अंदाजा लगाना है भाई कोर्स करने के बाद। ठीक है, हाँ केवल गिरने के चांस नहीं, शॉर्ट सेलिंग होगा। आपको नहीं करनी है शॉर्ट सेलिंग, आपको नहीं करनी है, जस्ट सिखा रहा हूं नॉलेज के लिए। आपको नहीं करनी है शॉर्ट सेलिंग, लेकिन पता होना चाहिए कि बाय के अलावा शॉर्ट सेलिंग भी होती है। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल एनालिसिस होती है किसी कंपनी के फंडामेंटल को जानना, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के पास कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, यानी कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कंपनी से कितना पैसा जा रहा है, कंपनी की जो इंडस्ट्री है जैसे कि फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर की जो फार्मा कंपनी है, तो जो पूरा फार्मा सेक्टर है उसका क्या ग्रोथ प्राइस चल रहा है। जैसे कोरोना आ गया, भाई फार्मा सेक्टर की ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है क्योंकि दवाइयों की मांग होती है। तो ये चीजें आपको फंडामेंटल में देखनी होती है। ठीक है ना। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको इंडस्ट्री देखनी होती है कि भाई इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग कर रही है, प्लस आपको बैलेंस शीट देखनी होती है, कंपनी को साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह देखनी होती है, कंपनी के किसी मैनेजमेंट है। आपको ये देखना होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या आगे कंपनी के प्लान है जिनको जाके कंपनी और ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। कंपनी के आपको फ्यूचर देखने होते हैं कि फ्यूचर क्या है कंपनी का, और फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कितना हो सकता है कंपनी में। ठीक है, कंपनी के पास आप होल्डिंग देख सकते हो कि कंपनी की होल्डिंग कितनी है, एफआईडीआई की होल्डिंग कितनी है, ऑपरेटर की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग कितनी है। ठीक है, और कंपनी की बैलेंस शीट में आपको मेन चीज देखनी होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी को टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है, कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है। ठीक है, ये सब आपको स्टॉक की एप्लीकेशन पे दिखेगा। वैसे तो ये टॉपिक अभी का नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक एज एप्लीकेशन पे जाइए, गूगल में जो सबसे पहला, इस पर आप ओके कीजिए। यहाँ आपके सामने स्टॉक एज का फ्रंट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे किसी भी कंपनी का आप नाम लिख सकते हो। जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया भाई। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम लिख लीजिए, जैसे हेवल्स इंडिया है। हेवल्स इंडिया का प्राइस क्या है, कौन से सेक्टर से कंपनी आती है, क्या क्या चीजें बनाती है, भाई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है। मार्केट कैप 78,469 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है। ये चीजें आपको पी रेशो पीबी रेशो आपको नहीं देखनी है। ठीक है, उलझ जाओगे वरना। कंपनी का प्राइस कितना है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है भाई कंपनी का रिजल्ट कैसा आ रहा है, कंपनी के देखिए रिजल्ट कैसे है, कंपनी का खर्चा कितना है, कंपनी के पास चल संपत्ति कितनी है, कंपनी के पास अचल संपत्ति कितनी है, कंपनी के पास फंड कितना बाकी है, और कंपनी के पास क्या क्या संसाधन है। ठीक है, और कंपनी के अंदर कैश फ्लो कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। ये आप यहाँ से बैलेंस, ये सारी चीजें मैं आपको बारीकी से सिखाऊंगा। जस्ट आपको अभी ये बता रहा हूँ कि ये चीजें आती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये चीजें आती हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, ये सब बारीकी से सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज आती है भाई टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है चार्ट को पढ़ना, प्राइस एक्शन को देखना, इंडिकेटर का उपयोग करना। ठीक है, ऑसिलेटर के मीटर को देखना, ये किसी काम का नहीं है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पे होगी, जैसे ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दी,
चार्ट को देख के ये समझना कि चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे एफएसएल देख लेते हैं भाई। अरे भाई, आज माउस नहीं है ना मेरे पास, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इस चार्ट को देखना, इस चार्ट को जब आप देखोगे तो इन कैंडल्स से आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई प्राइस कहाँ जाने वाला है। और सच पूछो तो भाई मेन तो टेक्निकल एनालिसिस ही होता है, फंडामेंटल एनालिसिस तो बस नाम का है, ठीक है। मेन तो टेक्निकल एनालिसिस ही होता है, ठीक है ना। इन कैंडल को पढ़ के प्राइस का पता लगाना कि भाई क्या बोल रहा है इसका चार्ट, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है भाई। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस क्लियर है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ भाई, मजा भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना क्लास से, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है मैंने। कोई बोर तो नहीं हो रहा है, नींद तो नहीं आ रही किसी को। अरे आगे आने वाली क्लास में चुटकुले भी सुनाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। आज शुरुआत का दिन है, बहुत फ्रेंकली बन रहा हूँ, कितने सारे चुटकुले सुनाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। बिल्कुल बहुत हंसी मजाक करते करते सीखेंगे, ठीक है ना। और जब आप मेन स्ट्रेटजी सीखना शुरू करोगे ना तो भाई खिलखिला जाओगे एकदम से। मैं बोलता हूँ ना, रौनक आ जाएगी चेहरे के ऊपर, हाँ मजा आएगा जब स्ट्रेटजी सीखना शुरू करोगे। ऐसे अंदर गुदगुदाहट मचेगी कि बस कब क्लास खत्म हो और हम जाके चार्ट के अंदर घुसे और इसी स्ट्रेटजी को लगाएं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट चले। सुनीता जी बोल रहे रियली फीलिंग लाइक आई एम स्कूल। चलिए भाई नेक्स्ट भाई, इसको लिख लीजिए, इसको लिख के मैसेज कर दीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दीजिए। भाई स्क्रीनशॉट लेके काम चोर नहीं बनना है। स्क्रीनशॉट लेके क्लास के बाद में आपको सभी को अपने सबसे प्रिय जन की कसम है कॉपी में उतारनी है। ये सारी चीजें कसम दे दी है मैंने आपको, देख लेना। उंगली पे उंगली चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पीछे से कि मैं आपको देखने, सभी को मैं देख रहा हूँ, उंगली पे उंगली नहीं चढ़ानी है। आपको कसम है अपने प्रियजन की, सारी चीजें कॉपी में उतारनी है। ये चीजें मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, अपने भले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो आपको डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, या फिर जो भी मैं आपको गुस्से में बोलूं, हंसी मजाक करते बोलूं, सभी आपकी भलाई के लिए ही बोलूंगा। अपनी भलाई के लिए मैं क्यों बोलूंगा भाई, यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, लेकिन आगे आने वाली क्लास में मेरे को टाइम नहीं बचाना है, लिखना ही लिखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक सी चीजें आगे आने बाद, आगे आने वाली क्लास में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा भाई। चलिए, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एंड एनएससी। बीएससी और एनएससी के बारे में किस किस को पता है? बीएससी एंड एनएससी ये भाई दो स्टॉक एक्सचेंज है, बस मोटा मोटा हिसाब इनका इतना है। इन दोनों को अपने शेयर का गारंटर समझो भाई। जो आप शेयर डीमेट अकाउंट में रख रहे हो ना लेके, उस चीज की गारंटी इन लोगों के पास है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पास है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों है अपनी इंडिया में। इनमें से सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद आया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन जितना पुराना है उतना ही खतरनाक है,
बीएससी में ट्रेड नहीं करनी है भूल कर भी। सबसे ज्यादा फ्रॉड इंसान बीएससी में बैठे हैं, सबसे ज्यादा पेनी स्टॉक आपको बीएससी में मिलेंगे, सबसे ज्यादा ऑपरेटरी ट्रैप आपको बीएससी के शेयर में देखने को मिलेगा, सबसे खतरनाक है बीएससी। तो इस जो मेरा स्टूडेंट होगा बीएससी में ट्रेड नहीं करेगा भाई, ये बात पल्ले बांध लीजिए अपनी, नोटिस कर लेना कभी। सबसे ज्यादा पेनी स्टॉक बीएससी में मिलेंगे सस्तूरे, दो दो पैसे तीन तीन पैसे वाले, जिसमें कभी अपर सर्किट पड़ा रहता है कभी लोअर सर्किट पड़ा रहता है। एनएससी में इतनी ज्यादा पेनी स्टॉक नहीं मिलेंगे आपको, एनएससी सेफ है बिल्कुल। बीएससी फ्रॉडो का बड़ा बड़ा भाई। मैं पर्सनली नहीं करता हूँ बीएससी में ट्रेड, ना ही किसी को करने को बोलता हूँ, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कम कंपनी लिस्टेड है, थोड़ा सा नया है, बीएससी से बाद बना था, लेकिन सेफ है भाई बिल्कुल। ऑपरेटर ट्रैप आपको एनएससी में जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। अरे पूनम जी वो वैसे लिखे आते हैं, ठीक है, वो वैसे लिखे आते हैं। भाई सेबी दोनों स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बैठा है, उसके नीचे दोनों स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, ठीक है ना। सेबी क्या है, इन दोनों के ऊपर बैठा है। सेबी तो भाई ये मान के चलिए कि सरकारी है, वित्त मंत्रालय मत मान लो सेबी को, तो भारतीय विनिमय प्रत्यारोपण बोर्ड ऐसा कुछ करके इसका नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कुछ ऐसे है, ठीक है। अरे भाई कोर्स कर लो, ट्रैप व्रैप, आप लोगों को ट्रैप कर दोगे, आप ट्रैप में नहीं आओगे जल्दी से, ठीक है। तो भाई ये तो थे स्टॉक एक्सचेंज जो आपके शेयर के गारंटर होते हैं। व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है भाई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम। भाई एलआईसी थी, जैसे एलआईसी में मैंने पहले ही बोला था टेलीग्राम ग्रुप पे मत जाना भाई, अबे मत जाना, लेकिन मेरी बात बहुत सारे लोगों ने मानी नहीं। अब उनके गले में चकचुंदर फंस गया है, बाहर निकाले तो दिक्कत, निकल जाए तो दिक्कत। वही बोलते ना, देसी भाषा होती है, सांप के मुंह में चकचुंदर आ गया है भाई। अगर निकल निकल गया तो कोड लग जाएगा, बाहर फेंक दिया तो नामर्द कहलाएगा कि भाई खाएगा सांप है तू। वो सिचुएशन हो गई एलआईसी वालों के साथ। मेरे प्राची जी भी हंस रही है, वो सिचुएशन हो गई मैं एलआईसी वालों के साथ। हमारे यहाँ पे हरियाणा में देसी भाषा होती है भाई, उखल के अंदर शीराना या फिर सांप के मुंह के अंदर चकचुंदर आ गया भाई, निकल गए तो कोड लग जाएगा। हाँ गले की हड्डी बन गई भाई, गले की हड्डी बन गई। अगर फेंक दिया तो भाई नामर्द का है, निकल गए तो कोड लग की बीमारी लग जाएगी। चकचुंदर ऐसी चीज होती है, उसको निकल लेते हैं तो कोड लग जाता है। तो एलआईसी वालों के साथ वो हालत हो गई है। भाई सच बताओ, नहीं हुई हो तो बताओ। अगर किसी बात को, हाँ भाई बड़ौदा से भाई, मैंने जिस दिन एलआईसी का आईपीओ आया था, टेलीग्राम ने साफ साफ शब्दों में बोला था। मैंने आपको देखिए पहली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया है, 98% लोग लॉस करते, दो टीएम हुआ, एलआईसी हुआ, इतना हा हुल्ला मचा रखा था, ढोल इतने ढोल पीट रखे थे, हर ब्रोकर की एप्लीकेशन पे हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन आ गई, न्यूज चैनल पे, न्यूज पेपर में, ऐसे मुंह बागे लोग वेट कर रहे थे कब एलआईसी का आईपीओ है और हम निकल जाए इसको। अब निकल गए, सब अटक गया गले में। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि भाई जहां पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे मत जाओ, शेयर मार्केट में लॉस ही होगा। जहां पे कम लोग दिख रहे हैं ना वहां पे प्रॉफिट होगा। ये शुरू की क्लास का इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। 98% लोग थे एलआईसी की साइड, 2% लोग नहीं थे। अब भाई मैंने नहीं लिया एलआईसी का आईपीओ। कितने रुपए में एलआईसी का आईपीओ मिल रहा था भाई? एक बार प्राइस बैंड बता सकते हो कितना था प्राइस बैंड एलआईसी का? 949 949
अरे 900 लमसम 900 लगा लो भाई, 900 लगा लो लमसम। आज अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है? 875-73। तो भाई एक बात बताओ, 10 दिन तक तो मैंने अपने फंड को ब्लॉक करके रखा और अपने थोबड़े को ऐसे बा के मैंने वेट करता रहा कब मेरे को आईपीओ लॉट होगा, कब आईपीओ लॉट होगा। ठीक है, और जब वो अलॉट हुआ तो लॉस में है। मैं अभी ना ले लूंगा भाई उसको, मैं तो अब 870 में ले लूं अगर मेरे को लेना हो तो। मेरे को क्या जरूरत है 920 रुपए पे 10 दिन फंड ब्लॉक करके तब लेने की क्या जरूरत है? मैं तो अभी ले लूंगा उसको, मेरे को तो और सस्ते में मिल रहा है। तो भाई ध्यान रखना कि आईपीओ लेने से पहले उस आईपीओ की तरफ मत देखें जिसके अंदर ज्यादा हा हुल्ला मचा है, भीड़ मची है। ठीक है, हर जगह न्यूज में, हर जगह पेपर में बताया गया। अब कैंपस का था भाई, जूते बनाने वाली कंपनी कैंपस, फुटवियर वाली, ज्यादा हा हुल्ला नहीं था, ना ही किसी को ज्यादा पता था, कितना अच्छा प्रॉफिट देके गया लोगों को। ये चीज आपने कभी फील की है शेयर मार्केट में? ये चीज रियलिटी में काम करती है। जिस साइड कम लोग होते हैं उस साइड भाई प्रॉफिट ही होता है। ठीक है ना? व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ क्या होता है भाई? जब कोई कंपनी नहीं आती है तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं उतर सकती है, उसको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करके एक आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की जरूरत होती है। कुछ लोगों को वो अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद वो मार्केट में लिस्ट होती है, लोग उसको पैसे देते हैं। अब क्या होता है, एलआईसी मान लीजिए कोई कंपनी 10 लाख शेयर मार्केट में उतार के पैसे फंड अरेंज कर रही है, लेकिन भाई उस शेयर 10 लाख शेयर उसने मार्केट में उतारे आईपीओ के जरिए, लेकिन 20 लाख शेयर लेने वाले आ गए भाई। तो वो शेयर, वो आईपीओ क्या होगा उसका, ग्रे मार्केट पे, यानी ग्रे मार्केट एक किस्म से सट्टा बाजारी है भाई। ग्रे मार्केट पे वो प्रीमियम ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा और वो उतने ही ज्यादा हाई रेट पर लिस्टेड होगी। ठीक है, ये होता है आईपीओ। जब वो लिस्टेड हो जाएगी तो धंधा चालू हो जाएगा भाई। जब तक धंधा चालू नहीं होगा कंपनी का शेयर मार्केट में, जब तक वो आईपीओ लेकर नहीं आएगी, बस ये इतनी सी बात है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी की मार्केट कैप, कंपनी की वेबसाइट वगैरह देखो, कंपनी का फ्यूचर प्लान देखो, कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो डेली रूटीन में आपके काम आ रहा हो, जैसे कोलगेट हो गया, जूते हो गए, जराब हो गई, बनियान हो गया, कपड़े हो गए। ठीक है, या फिर सेंट परफ्यूम हो गया, लड़कियों की ये नायका का एक जैसे लिपस्टिक वगैरह, ये बाल काले करने की क्रीम वगैरह, फेरन लवली, ये ऐसी ऐसी चीजें जो बनाती है ना, ये सारी इनके पीछे लड़कियां भी पागल है, लड़के भी पागल है। तो ये बिकेंगी आगे आने वाले आज समय में। तो ऐसा आईपीओ तो भाई जाएगा ही जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऐसे आईपीओ में अप्लाई करो। ऐसे आईपीओ में क्यों अप्लाई कर रहे हो भाई जिस कंपनी का कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है? ये सिंपल सा फंडा है। किंग फिशर हो गया भाई। मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया कभी भी, खाली बोतल को भी मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। पीना तो दूर की बात है भाई। शायद आपको जानकर हैरानी होगी भाई, खाली बोतल को भी हाथ नहीं लगा। भाई मैं एक बात बताओ, मेरी स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको हनुमान जी का फोटो दिख रहा है और मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, तो आपको ही लगता है कि मैं थोड़ा सा धार्मिक टाइप का इंसान होगा? भाई मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ भगवान को, लबालब मानता हूँ भगवान के बिना मैं कुछ ये मानता हूँ अंधा हो जाता हूँ। ठीक है ना? तो भाई मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ। भगवान हनुमान जी का तो मैं भगत हूँ, थोड़ा ज्यादा ही पूजा करता हूँ। हर हर दिन में 1 से 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ डेली। जोत भी लगाता हूँ सुबह सुबह उठ के भगवान की। डेली का काम है भाई, डेली का मेरा रूटीन है। सुबह उठ के नहा धो के जोत लगा के आधा घंटा पूजा करके गाय को रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना, और फिर आप खुद खाना खाना, फिर काम पे धंधा पानी फिर शुरू होता है। ये अपना काम है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट स्लाइड चलूं।
भाई मैंने फीस इसलिए कम रखी है, फीस इसलिए कम है क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो शेयर मार्केट सीखना तो चाहते हैं लेकिन फंड नहीं है उनके पास। और अभी आपको कुछ लोगों को अगर फीस ज्यादा लग रही है तो एक बार कोर्स कर लीजिए। आपके मुंह से अगर आप ये बात ना बोल दो कि भाई वाकई में फीस कम है, तो मैं मान जाऊंगा भाई। बिल्कुल मैं भाई। चलिए भाई, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? दुनिया के दूसरे सबसे फ्रॉड इंसान है भाई म्यूचुअल फंड वाले। पहले बीएससी था, अब आ गए म्यूचुअल फंड वाले। ये एक तरह से स्टॉक मार्केट ही है भाई, ठीक है। हमें म्यूचुअल फंड के अंदर हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, हमने म्यूचुअल फंड वालों के साथ चलना है भाई, क्योंकि ये वहीं पे हाथ डालते हैं जहां पे प्रॉफिट होता है। इनके पास फंड ज्यादा होता है ससुरों के पास, तो ये क्या करते हैं स्टॉक के अंदर भारी भरकम फंड लगाते हैं, स्टॉक को ऊपर बढ़ा के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एफआईडीआईज और म्यूचुअल फंड वालों के साथ घुसना है, उनके साथ ही निकलना है बस। हमारा तो उद्धार वैसे ही हो जाएगा, ज्यादा मेहनत हमको करनी ही नहीं है। ये कोर्स करने के बाद भाई बैंक निफ्टी को भूल जाओगे आप। अरे क्या ससुरी निफ्टी बैंक निफ्टी भाड़ में जाओ, हम तो मारेंगे स्टॉक में हाथ, ऐसी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, ठीक है ना। अरे भाई वो स्टडी पर्पज के लिए प्रिंस ये क्लास में टॉपिक मत उठाओ। म्यूचुअल फंड भाई ये एक तरह से स्टॉक मार्केट होता है, ये आपसे या तो एक बार में पैसे ले लेते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट ही है। दूसरे सबसे फ्रॉड इंसान लगते हैं मेरे को, क्योंकि आपके पैसे की गारंटी भी नहीं लेते हैं। बड़ी स्पीड से म्यूचुअल फंड का प्लान देके बड़ी स्पीड से आपको बोलेंगे दिस आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लें, ऐसे बोल के चले जाएंगे जैसे हमने सुनी ही नहीं। ससुरो सुना है आपने कभी, देखा है, सुना है कभी? पूरा प्लान ऐसे एक्ट कराएंगी, ऐसे ठुमके लगाते हैं, ऐसे दिखाएंगी, ठीक है। दिखाने के बाद बोलेंगी ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये हो जाएगा। फिर पूरी फटाक से एक बंदा बोल के जाएगा सब्जेक्ट मार्केट रिस्क केयरफुली डॉक्यूमेंट्स करके चले जाएंगे जैसे वो किसी ने सुना ही नहीं, ठीक है ना। क्यों भाई, वो क्यों बोल रहे हो? अबे गधो, वो बात क्यों बोल रहे हो अगर रिस्क नहीं है तो? और उनसे भी गधे वो लोग हैं जो फिर भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको पता है कि ये स्पीड से क्या बोल के चला गया लास्ट में। वो हाई कोर्ट के आदेश हैं इसलिए बोल के जा रहे हैं, वरना वो ना बोले कटने से भी, ठीक है ना। तो इनके अंदर मत जाना भाई, लेकिन इनके साथ शेयर में इन्वेस्ट करना है आपको, इनको पैसे नहीं देने हैं, इनके साथ घुसना है बस शेयर में, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। अरे भाई फ्रॉड हो गया ये, अरे भाई फ्रॉड इंसान है, भयंकर फ्रॉड इंसान है, इनसे कमीने इंसान नहीं देखे मैंने आपको। ये आपसे या तो एक बार में पैसे ले लेते हैं या हर महीने ले लेते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट होने पर कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी आपको दे देते हैं। मैं तो कहता हूं बाकी का हिस्सा अपने पास रख के कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। ये तो गलत लिख दिया मैंने यार, ये तो गड़बड़ हो गई, लिखना उल्टा है यहाँ पे। ये मैं बोलता हूँ बाकी का हिस्सा अपने पास रख के कुछ हिस्सा आपको दे देते हैं, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं भाई म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड बना सकता है। कोई बैंक है जैसे एक्सिस बैंक लगा लो भाई, जिसमें फ्रॉड हुआ है अभी, ताजा रसीला फ्रॉड हुआ है बैंक के अंदर, बिल्कुल तरोताजा फ्रॉड है म्यूचुअल फंड का। जैसे म्यूचुअल फंड का बैंक मैनेजर जो है, हेड ऑफिस है, वो क्या बोलते हैं, एक्सिस बैंक फलाना ढिमका म्यूचुअल फंड, एक नाम निकाल देंगे। उस म्यूचुअल फंड में 5 से 6 जो टॉप के एनालिस्ट हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को उस म्यूचुअल फंड का हेड बना देंगे, ठीक है। और फिर जो छोटे छोटे लोग हैं ना जो वहां पे नौकरी करते हैं एक्सिस बैंक में, उनके ऊपर एक धड़ी का 5 किलोग्राम का टारगेट टेक देंगे उनके गर्दन के ऊपर कि भाई आपको ये टारगेट लेकर आना ही आना है, अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो, यानी कि आपको 5 म्यूचुअल फंड वाले पकड़ के लेकर आने ही आने, ठीक है।
तो घर घर जाकर पूरी सभी ब्रांचों में ये बात फैल जाती है, ऑनलाइन भी ये बात सामने आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी ये लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, फिर आप सबसे या तो महीने दर महीने 1-1 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार पैसे ले लेंगे, या फिर एक साथ 1 साल के आपसे 20-30 हजार पैसे ले लेंगे और बोलेंगे क्या, क्या आप हमें 20 हजार रुपया दे दो, हम आपको 6 महीने के अंदर, साल के अंदर 20 हजार का 22 हजार रुपये बना के दे देंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, सारा फंड, हजारों करोड़ों फंड जो इकट्ठा हो गया उसको इकट्ठा करके शेयर मार्केट में घुसेड़ देते हैं। जो 5-6 एनालिस्ट ऊपर के बैठे हैं, वो होता है भाई म्यूचुअल फंड। अब बताओ किसी का म्यूचुअल फंड में डाउट है, कौन होते हैं म्यूचुअल फंड वाले? डाउट है क्या किसी का? भाई आपने SIP शुरू किया ना, वो म्यूचुअल फंड ही है। आप खुद ही म्यूचुअल फंड वाले हो गए अगर आपने SIP शुरू कर दिया, तो ये भी वही होते हैं बस। ये नॉर्मल सी बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दिया भाई। ज्यादा टेक्निकल सिखाऊंगा म्यूचुअल फंड वालों की यानी हिस्ट्री निकाल के गूगल में दिखाऊंगा तो पजल हो जाओगे। मोटा मोटा बता दिया बस, हमको जाना ही नहीं है जिस रास्ते, उसका पूछकर क्या करेंगे। हमको मोटा मोटा पता होना चाहिए, कहीं हमको लपेटे में ना ले ले आगे। लपेटे में नहीं आना इनके, बच के रहना ससुरों से। हाँ, अब आती है बात भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? IPO था भाई म्यूचुअल फंड से पहला कॉपी। मार्केट के किंग कौन है भाई? जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। यहां से होती है हमें हमारी खुजली शुरू। ठीक है, यहां से होती है हमारे कोर्स की खुजली शुरू। अब खुजली करना शुरू कर दो भाई। खुजली करने में जितना मजा आता है खाने में भी उतना मजा नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मजा लेना शुरू कर दो मार्केट का। मुझे खुजली करने में इतना मजा आता है कि खाने में भी नहीं आता इतना मजा। तो यहाँ से आपकी असल खुजली शुरू हो गई है। मार्केट के किंग कौन है भाई? जो स्टॉक मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है, FII सुना है? आज से पहले FII ने इतने पैसे निकाल लिए मार्केट से, FIDI ने इतने पैसे डाल दिए मार्केट में। अरे भाई मार्केट आज क्यों गिर गई भाई? क्योंकि FIDI ने बिकवाली कर दी। अरे भाई है कौन ये? कुछ कौन है ये लोग? तो यार मार्केट को गिरा दिया जिन्होंने। हाँ, मेरी दिखी दिखेगी भाई आपको, लाइव नहीं दिखूंगा, ठीक है ना? तो भाई FII फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। दूसरे देश के इन्वेस्टर अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं FIIs। FPIs कौन होते हैं भाई? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरे देश के लोग, दूसरे देश के इन्वेस्टर अपने देश वालों की या अपने देश के लोगों की अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं FPIs। और DIIs होते हैं भाई अपने विभीषण, अपने देश के विभीषण। ठीक है, अपने देश में रहकर अपने देश के लोगों का पैसा लूटने वाले होते हैं DIIs। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये म्यूचुअल फंड वाले ना, ये DIIs के अंदर आते हैं भाई। ये म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी ऐसी फर्म है, ये क्या है? DIIs है। ऑपरेटर, ऑपरेटर सबका काकाताऊ, जो पहले तो शेयर को ऊपर लेके जाते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करके स्टॉक को गिराकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये पेनी स्टॉक में ज्यादा काम करते हैं, जो FNO में लिस्टेड नहीं होती कंपनी। ठीक है, FIIs भाई दूसरे देश के इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए होते हैं। आपने कभी भी सुना है कि भाई आज मार्केट गिर गई? क्यों गिर गई? FIIs ने पैसा निकाल लिया, FIDIs ने पैसा निकाल लिया, FIIs ने सेलिंग कर दी, इस वजह से मार्केट गिर गई। सुना है भाई आपने? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो मार्केट के अंदर। FIIs होते हैं भाई दूसरे देश के, जैसे अमेरिका के इन्वेस्टर अपने देश में अपने देश की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होते हैं FIIs। यानी कि अगर मान लीजिए प्रशांत के पास 20,000 करोड़ रुपए है और उन 20,000 करोड़ को प्रशांत अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो अमेरिका के लिए प्रशांत FIIs हो गया भाई। अमेरिका के लिए प्रशांत क्या हो गया? FIIs हो गया। विदेशी निवेशक
शुद्ध हिंदी में बोलो तो विदेशी निवेशकों को FII बोलते हैं। हाँ, अब जो मार्केट गिरी है FIIs DIIs की वजह से गिरी है, इन्होंने सेलिंग किया दबा के। तो भाई मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये मार्केट के किंग है, ये मार्केट को चला रहे हैं, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि भाई यही तो मार्केट को गिराते हैं, यही तो मार्केट को उठाते हैं। भाई क्लास खत्म होने वाली, टेंशन मत लो, ये लास्ट स्लाइड है। यही तो मार्केट को चलाते हैं, यही तो मार्केट को गिराते हैं। और भाई हमको इनके साथ रहना है, बस इनके चिपक के रहना है, इनके डूंगे में बैठना आपको जाके, ठीक है ना? FIIs FPIs को छोड़ दो, FIDIs के साथ बैठना आपको जाके। जहां पे FIDIs एंट्री लेगा हम सब एंट्री लेंगे, जहां पे ये एग्जिट करेगा हम सब एग्जिट करेंगे, ठीक है ना? ये स्ट्रेटजी सीखनी है हमको, ये स्ट्रेटजी सिखाऊंगा मैं आपको FIDIs वाली। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, दया दया बैठा लो अपने दिमाग में, ठीक है ना? अरे दया भाभी नहीं, दया दया CID वाला दया, ACP प्रद्युमन बोलता ना दया। ये बात मार्केट बैठा लो दिमाग में, मार्केट को कौन चला रहा है? भाई सभी जवाब दीजिए, मार्केट को कौन चला रहा है? मार्केट का किंग कौन है? अकेला FIIs नहीं, FIDIs, बस FIIs DIIs। अब DIIs कौन होते हैं? अपने देश के मोटी मोटी पार्टी बोलो भाई, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए। हाँ, ये लोग मार्केट को चला रहे हैं भाई, तो हमको इनके साथ चलना है बस। और पूरे कोर्स में हम यही सीखेंगे कि इनके साथ चले तो चले कैसे, इनके साथ घुसे तो घुसे कैसे, ठीक है ना? FIIs के पास बहुत ज्यादा लोगों का पैसा होता है, दूसरे देश के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों का पैसा होता है। और वो दूसरे देश के FIIs स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि भाई वो गारंटी देते हैं इन्वेस्टर को कि आप हमें पैसा दीजिए, हम पेपर पे लिख के देंगे आपको, हम इतना इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे। इसलिए दूसरे देश के FIIs इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जल्दी से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पूरी डिटेल निकाल के करते हैं। हाँ, LIC DIIs में आता है भाई। हाँ, आज FIDIs ने बाइंग की होगी इसलिए मार्केट ऊपर भाग गई। भाई FIDIs क्लियर है आप सभी का? ऑपरेटर FPI ये सब क्लियर है? स्टॉक मार्केट के किंग कौन है? क्लियर है? स्टॉक मार्केट को कौन चला रहा है? क्लियर है? क्लास को आगे बढ़ाएं या खत्म करें भरपूरा? 9 बज गए हैं, किसी का खाना खाने का टाइम है, किसी का बतियाने का टाइम है, किसी का घर जाने का टाइम है, किसी का मस्ती मजाक करने का टाइम है, किसी को ड्यूटी जाना है। FIIs यानी दूसरे देश के मोटे मोटे इन्वेस्टर, DIIs यानी कि अपने देश के मोटे मोटे इन्वेस्टर, FPIs यानी कि दूसरे देश के इन्वेस्टर अपने देश की मार्केट में पोर्टफोलियो हैंडल, अकाउंट हैंडल करते हैं। सिंपल सी बात है। ऑपरेटर जैसे राकेश झुंझुनवाला है भाई, मोटा मोटा एक ही नाम बता दो आपको, ऑपरेटर जिसके पास 1000-2000 करोड़ रुपए है वही ऑपरेटर हो गया। अरे नवीन जी, कोर्स करने के बाद अपने आप पता लग जाएगा। नहीं कमल जी, ज्यादा हो जाएगा। जो 5 स्लाइड मैंने आज आपको सिखाई है, रट्टा मार लेना भाई, रट्टा मार लेना क्लास के बाद। रट्टा ऐसे मारना है, बस दिमाग में बैठा रहे चीजें। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। और मुझे याद रखना भाई कि आपको कोई ऐसा सिखाने वाला, टेंशन मत लो भाई, घोड़े बना दूंगा, घोड़े। भाई अकाउंट हैंडलिंग नहीं करता हूँ, ना ही टिप्स देता हूँ, तो इस टाइप की बातें मत कीजिए यार। रट्टा भी फेंक के मार सकता हूँ आप सभी को।
सर ऑफ करने से पहले स्टार्ट की स्लाइड दिखा दे तो बाद में ज्वाइन होता है। अरे भाई विष्णु जी, अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लेना। चलिए भाई, आप सभी की क्लास खत्म होती है, कल आपको मिलता हूँ इसी टाइम पे। 1 घंटा पहले आपको बता दिया जाएगा, आधा घंटा पहले की कल का क्लास टाइमिंग 7:20 पे है, 7:30 पे है। लव यू टू ब्रो। गुड नाइट सभी को। जय माता दी, जय सिरो वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ।